हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर 10th क्लास मैथमेटिक्स। दोस्तों, ये मार्च 2025 के लिए बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन पेपर है। आज हम इसको पढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम क्वेश्चन पेपर शुरू करें, सबसे पहले हम मैथमेटिक्स का फाइनल ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। क्वेश्चन है वो 16 क्वेश्चन आएंगे और उसमें आपको 16 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर हैं 2 मार्क्स के, और वो 9 क्वेश्चन आएंगे। और 3 मार्क्स वाले 7 क्वेश्चन होंगे 21 नंबर के, और 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। अब प्रश्न ये आता है कि कौन से चैप्टर में से कितना आएगा, तो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए रियल नंबर्स लिखा है। यहाँ पर हमारे पास 2 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के, और एक जो है शॉर्ट आंसर जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 2 वो मिलेंगे, और 6 नंबर का इसमें से हमारे पास आने वाला है। पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में से हमें 2 मार्क्स के मतलब क्वेश्चन आने वाले हैं, 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। थर्ड चैप्टर में से लीनियर पेयर जो हैगा, उसमें से हमारे पास 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक 5 नंबर का आएगा, और 10 नंबर का टोटल हमारे को इसमें से आना है। उसके बाद चौथे चैप्टर में से देखिए, तो जो 1 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, एक 3 नंबर का आना है, टोटल 6 नंबर का आएगा। एपी में से एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, एक 2 नंबर का होगा, टोटल 4 नंबर का होगा। ट्राइंगल में से हमारे पास 2 एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, एक 5 नंबर का होगा, टोटल 7 नंबर के यहाँ क्वेश्चन आने वाले हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से हमारे पास 2 नंबर का एक क्वेश्चन और एक 3 नंबर का 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास आने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, 8वां चैप्टर, उसमें से हमारे पास एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 2 3-3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। 10 मार्क्स हमारे यहाँ हो जाएंगे। जो 9th एक्सरसाइज है, इसमें से हमारे पास 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। उसमें से आपको पता है ये एक ही क्वेश्चन आता है, इसमें से 15-16 क्वेश्चन है, इसमें से एक आ जाता है आपको। सर्कल में से एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, एक 3 नंबर का, टोटल 7 मार्क्स होंगे आपके पास। और जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, उसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में से एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, एक 5 नंबर का, टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। और स्टैटिक्स में से आपके पास 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आना है केवल। और प्रोबेबिलिटी में से 1 नंबर का एक क्वेश्चन, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन आने हैं। अब टोटल आपके पास 80 मार्क्स का पेपर ये तैयार हो जाता है। अब हम यहाँ पर अपनी नॉर्मल स्क्रीन पर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर फिर इंस्ट्रक्शन में दिया है 1 to 16 एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 17 to 25 जो है 2-2 मार्क्स वाले हैं, 26 to 32 3 मार्क्स वाले हैं, और 33 to 37 5 मार्क्स के हैं। अब सेक्शन 1 में हमारे पास 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है, और यहाँ क्या लिखा है, HCF ऑफ 17, 23 एंड 29, 17, 23 और 29 का HCF क्या होगा। दोस्तों, आपने ये याद रखना है, 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, और 29 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। इसमें हमें अधिक सोचने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगला देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF और LCM के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, ना तो डिवीजन होगा और ना ही इसमें यहाँ पर हाउ मेनी जीरोस विल क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ये 4x स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0 है। द्विघात समीकरण, ये समीकरण है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आपने कैसे ध्यान करना होता है, ये x की पावर जितनी शून्यकों की संख्या उतनी। x की मैक्सिमम पावर मान लो 3 है, शून्य भी 3 होंगे। ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरो किसके ऊपर डिपेंड करता है, x की मैक्सिमम पावर के ऊपर। अगर x रेज टू पावर 4 है तो 4 होंगे। अब यहाँ पर x रेज टू पावर 2 है, तो उसके शून्य कितने होंगे हमारे पास, 2। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और नॉट एन इवेंट, ये ई बार है, यहाँ पे प्रिंटिंग की मिस्टेक है। ये हमेशा 1 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, हमेशा 1 के इक्वल होती है। नेक्स्ट में देखिए, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इक्वल इफ, द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। कब कब बराबर होते हैं, आपने डी से याद कर रखना।
विविध कर जो होता है, अगर डी जो है 0 के बराबर है, यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac, यहाँ पर स्क्वेयर नहीं दे रहा है ये, ठीक है ना। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो इसके मूल बराबर होंगे। ठीक है, आपको ये भी पूछ सकता है कि मूल वास्तविक कब होंगे, जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है ना, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 तब इसके मूल जो है वास्तविक होंगे, और अगर डी जो है 0 से छोटा है के मूल जो है काल्पनिक होंगे, मूल वास्तविक नहीं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट टर्म इन एपी -5 -1 -3, एपी में -5 -1 -3, अगला पद कौन सा होगा। अब यहाँ देखिए -5 -1 और ये 3, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, 4 बढ़ रहे हैं। कैसे ध्यान रखना है, a2 माइनस a1, a2 कितना है -1, और ये माइनस यहाँ से फार्मूले से, और एक -5 की क्या हो जाएगा, -1 में 5 प्लस करेंगे, अब घटेंगे, ये प्लस नहीं होंगे वैसे, तो क्या आ जाएगा 4, तो 3 में 4 प्लस कर देना आपने, क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 7। ठीक है, तो बड़ा इजी आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पूछे इन ट्रिग्नोमेट्री tan स्क्वेयर थीटा। अब tan स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। क्या होगा ये, सीकेंट स्क्वेयर थीटा, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास आएगा। आइडेंटिटी है ये, हमें आइडेंटिटी याद रखनी है, दूसरी दोनों आइडेंटिटी बता देता हूँ। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा विल बी इक्वल टू 1, और सेकंड क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वेयर। एग्जामिनर आइडेंटिटीज याद पूछ सकते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 8 का स्क्वायर जमा 15 का स्क्वायर, इसमें क्या करना आपने, 2 प्लस कर देना, 17 के स्क्वायर के बराबर होगा। वैसे भी कर सकते हो आप, 64 जमा 225 क्या हो जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, यानी कि ये 17 का स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, वृत्त के 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन, छेदक रेखा बोलते हैं, प्रतिच्छेद कर रही है वो। ठीक है, अगला देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है ना, और शंकु का कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। nth टर्म में एपीज, nth टर्म कैसे निकालते हैं, ए एन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, फार्मूला है डायरेक्ट, a प्लस n-1 इंटू डी, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। किसके बराबर होगा, कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है ना, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट ए, और आप क्या कह सकते हो, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, 4/3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, आपने इसको ठीक है ना उल्टा कर देना है। देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग कैसे होते हैं, वर्ग देखो, ये भी वर्ग है, इसका साइज थोड़ा छोटा है, और ये भी वर्ग है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है। सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप, सिमिलर, सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप। अगला देखिए, टेंजेंट टू सर्कल मेक एन एंगल ऑफ विद रेडियस ऑफ द सर्कल, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ काहे का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। कैसे ध्यान रखना, ये वृत्त की त्रिज्या है, और ये स्पर्श रेखा है, ये हमेशा 90 का एंगल बनाएगी यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर 64:27, 64:27 दी हुई है। देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज, अब यहाँ देखिए आयतन दिया हुआ है, आयतन का सरफेस दिए एरिया ये दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। और इसका हमारे पास सरल सा उपाय क्या होता है, पहले हम इसका ये वॉल्यूम दिया हुआ, आयतन दिया हुआ है ना, इसका क्यूब रूट निकाल लो, इसका क्यूब रूट 4 होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा 3, और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल हम करेंगे तो क्या होगा, इनका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16:9 आ जाएगा ये। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, जब आयतन दिया हो, आयतन से आपने क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट क्या होता है, यानी कि इसके आपने फैक्टर बनाएंगे, 4⁻³ आएगा, इसके 3⁻³ आएगा। ठीक, फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हो गोले का तो कैसे निकालते हो आप, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, तो जो रेडियस है हमारे पास, रेडियस
4 था तो इसका स्क्वायर कर लेना, 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, सम ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल, जो हमें सभी बहुपद दिए हुए हैं के शून्यकों का योग कितना होगा। क्या फार्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस फार्मूले का बी कितना है हमारे पास, -14 अपॉन ए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 14/5, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही आंसर होगा। ये सेक्शन हमारा ए कंप्लीट हो गया दोस्तों, 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें थे। अब हमारे पास सेक्शन बी आ जाता है, इसमें हमारे पास 2 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए क्या कहते हैं, 336 के हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। अब ये प्राइम फैक्टर का मतलब आपने कौन सी संख्याएं यूज करनी है फैक्टर बनाने के लिए, 2 3 5 7 9 नहीं यूज करना, 9 प्राइम नहीं है, ये ध्यान रखना है। 7 के बाद 11, देखते हैं अब इसको, देखिए दो से इसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। मुझे लगता है आप सबको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन करना आ जाएगा। और ये 42 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 21 आ जाएगा, और फिर 3 से भाग करेंगे 7 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 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 3 इंटू 7, यानी कि 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1, ये हमारे यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाए। अगला देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ राम्स हाउस आर 6 एंड 0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ श्याम्स हाउस आर 0 एंड 8, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेज ऑफ एंड राम एंड श्याम। राम के घर के निर्देशांक दिए हुए हैं 6 0, और शाम के घर के निर्देशांक दिए हुए हैं 0 और 8। हमने इनके बीच की दूरी निकालनी है। बड़ा सिंपल है, आपने क्या ध्यान रखना, क्या फार्मूला होता है ये बीच की दूरी निकालने के लिए, a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है ना, ऐसे निकालते हैं ना डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हमारे पास a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है। अब ये 6 है, ये 0 है, तो हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए a2 माइनस a1 का स्क्वायर और b2 माइनस b1 का स्क्वायर का रूट। अब 0 में से 6 जाएंगे तो 6 ही बचेंगे, माइनस के बचेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, तो 36 आ जाएगा। अब 8 - 0 8, 8 का स्क्वायर 64, और इसका वर्गमूल हमने क्या लगाना, 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल क्या आ जाएगा हमारे पास 10, और 10 क्या है, यहाँ यूनिट्स, अब पता नहीं क्या है, मीटर है किलोमीटर है क्या है, क्योंकि यहाँ यूनिट्स लिखने होते हैं, देखिए ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60, आपको टेबल बनाना आता होगा, देखिए दोबारा एक बार हम प्रैक्टिस कराते हैं। 0 1 2 3 4, आपने गिनती लिख लेनी, 0 1 2 3 4, और सभी संख्याओं को 4 से डिवाइड कर देना है, सभी संख्याओं को 4 से डिवाइड कर देना, और इनका वर्गमूल निकालना, और इनका क्या निकालना, वर्गमूल। तो पहली संख्या है हमारे पास sin 0 की वैल्यूज आएंगी, दूसरी sin 30 की, तीसरी 45 की, फिर 60 की, और फिर 90 की। 0 को 4 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का वर्गमूल 0। 1/2 4 आएगा, 1/2 का 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 हो जाएगा। इन दोनों का कटेंगे, इसको काट लेते हैं, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल आ जाएगा। 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल, 4 से 4 काट दिया, ये 1 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएंगी। इसी तरह अगर हम कॉस की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको सबको उल्टा कर देंगे, कान पकड़ के इनको उल्टा कर देंगे, ठीक है। बस यही वैल्यूज आपने लिखनी है। अब हमें देखिए sin 60 की वैल्यू चाहिए, हमने यहाँ पर sin 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी है, दैट इज आल्सो √3/2 प्लस, अब फिर देखिए sin 60, और अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हम वही लिखेंगे, और sin 60 फिर हमारे पास √3/2 है, और cos 60 इसको दोबारा लिख देता हूँ, और ये हमारे पास आ जाएगा /2, और cos 60 हमारे पास 1/, ठीक है। ये वैल्यूज हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर ली, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, 3 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये √3/4, तो आंसर आ जाएगा 3 प्लस √3/4। जो हमें यहाँ स्टेटमेंट दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन करना है। तो देखिए, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन बाय सब्सटीट्यूटिंग मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए।
अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, हम एक वैल्यू में से, जैसे जैसे फर्स्ट ये इक्वेशन है और सेकंड ये है, हमने सेकंड इक्वेशन ली और इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, यानी कि समीकरण एक में x का मान रखने पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 प्लस वाई, एक वही यहाँ ऑलरेडी है ही है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, यानी कि 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, और 2y किसके बराबर आ जाएगा, 14 माइनस 4 के, और 2y बराबर आ जाएगा 10 के, और y बराबर आ जाएगा 10/2 5 के। ठीक है, अब हमने करना क्या है यहाँ पर, इसमें से हमने y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने जो x प्लस सॉरी x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है, इसमें 4 प्लस 5 कर देना, y की जगह 5 पुट कर दिया, ये हमारे पास 9 आ जाएगी, और आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। अगला देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब इसके रूट्स निकालने हैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। हमने क्या करना है, x² के साथ का जो हमारे पास गुणांक है, इससे पीछे वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 √2, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ क्या बन जाएगा, 2 2 पंजे 10। अब 10 कैसे गुणनखंड बनाने, जिनका जोड़ हमारे पास 7 हो, तो 1 गुना 10 और 2 गुना 5, 2 गुना 5 हमारे पास अप्रोप्रिएट यहाँ फैक्टर बन जाएंगे। देखो, फैक्टर बनने का बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा आपको, आपने बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपके पास सभी क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपने ये दो अलग पे बना लेने और इन दो को अलग रखना है। इन दो में आपको एक तो x कॉमन नजर आ ही रहा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब ये प्लस आपने एज इट इज यहां कैरी करना है। ठीक, यहां पर कोई संख्या आनी है और सेकंड संख्या हमारे पास ये ब्रैकेट में यहां आनी है। अब देखिए, 2 और √2, अब जो 2 है अगर इसके हम फैक्टर बनाना चाहें तो क्या बनेंगे, √2 और √2, इसका मतलब √2 भी यहां हम बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x, और इसमें से √2। जो संख्या दोस्तों यहां बची है वही संख्या हमने यहां लिखनी होती है। बिल्कुल क्लियर हो गया। आप देखिए, 5x में से x अंदर आया तो क्या बच गया बाहर हमारे पास, 5। बात समझ में आई है, आपको ध्यान आ गया होगा। अगर इस तरह नहीं समझ में आता, मैं इसका आपको एक तरीका और समझाता हूँ, वो मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, बिल्कुल सेम यही आएगा, परंतु पैटर्न उसमें हमने अलग करना है। अब हमें पता लग गया कि फैक्टर किस प्रकार के बनेंगे, तो हमने करना क्या है, यहाँ पर देखिए, एक संख्या हमारे पास यहाँ आनी है, ये प्लस एज इट इज कैरी ऑन है, और एक संख्या हमारे पास यहाँ आनी है। ये देखिए, इनमें से अब पहला नहीं देखते हम, इसमें ये देखते हैं, इन दोनों में से 5 हमें कॉमन नजर आ रहा, 5 निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बच गया, x प्लस √2। बस अब इसको उल्टा कर लीजिए, यही x प्लस √2 यहाँ आना चाहिए। ठीक, अगर इसमें से देखिए x बाहर आ गया तो बाहर क्या बच जाएगा हमारे पास, √x। बिल्कुल वही है, पर ये हमारे पास आसान काम हो जाएगा। ठीक है ना, x प्लस √2 और √2x प्लस 5, ये हमारे यहाँ इसके गुणनखंड बन गए। अब इन गुणनखंडों से हमने मूल निकालने हैं। x प्लस √2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस √2 आ जाएगा, और सेकंड में √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/√2। ये हमारे पास यहाँ इसके दो रूट्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बैग कंटेन्स 3 रेड 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? एक थैले में 3 लाल गेंदे हैं, तो रेड कितनी है हमारे पास, 3, और 5 जो है ब्लैक हैं, तो टोटल कितनी होगी, देखिए 3 और 5 8। हमने क्या निकालना, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निकाली गई गेंद लाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, यानी कि लाल की प्रायिकता निकालनी है। लाल कितनी है हमारे पास, 3, 3/8। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में। अब देखिए सेक्शन सी, यहाँ पर हमारे पास 3 3 नंबर के 7 क्वेश्चन है,
और ये पूरा सेक्शन हमारा 21 नंबर का है। अब 26 क्वेश्चन है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि द्वारा हल करो। अब ग्राफीय विधि में हम क्या करते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और सबसे बेस्ट प्रोसीजर क्या होता है कि हम पहले बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में एक जगह x की वैल्यू को 0 मान लेंगे और दूसरी जगह y की वैल्यू को 0 मान लेंगे। अब जब हम यहाँ देखिए x की वैल्यू को 0 मानेंगे तो ये पूरी जो टर्म है वो हमारे पास 0 हो जाएगी है, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। बहुत सिंपल रहेगा, इसको मैं कट कर देता हूँ। सेकंड के लिए 2x प्लस y है, y की जगह मुझे क्या पुट करना है 0 इक्वल टू 6, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 एंड देन 6 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 3। जब हमारे पास एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट्स मिल रहे हो तो हमारा 2 पॉइंटों में गुजारा चल जाता है, हमें तीसरे पॉइंट को निकालने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट में देखिए 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अगेन दोस्तों हमने यहाँ पर क्या करना है, उसी तरह से हम यहाँ x और y की वैल्यू को एक बार सपोज कर लेंगे, एक बार x की वैल्यू को 0 सपोज करेंगे, एक बार y की वैल्यू को 0 सपोज करेंगे। देखिए जब मैंने x की वैल्यू को 0 सपोज करना है तो 4x जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा और मेरे पास ये सारी टर्म 0 होगी, और माइनस 2y इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 2 एंड विल बी इक्वल टू -2। ये हमारे पास -2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू 0 होगी तो -2y 4 के बराबर आ गया, -2y बराबर 4, तो y बराबर -2 इसके बटे में चला गया, -2 के बराबर आ जाएगा। अब ये भी मैं कट कर देता हूं, वैसे आपने कट नहीं करना, मैं इसलिए कट कर रहा हूं ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अब यहाँ देखिए y की वैल्यू को 0 पुट करना है, जब मैं y की वैल्यू को 0 पुट करूंगा ये टोटल टर्म जो है 0 हो जाएगी और 4x बराबर 4 आ जाएगा और x बराबर 4/4 दैट इज 1। ठीक हो गया। अब मुझे पता लग गया कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए ग्राफ तैयार है और मैं यहाँ पर ये 0 0 मूल बिंदु, ये हमारे पास x, ये कैपिटल लिखना होता है, ये x डैश, ये y, ये y डैश। बच्चे कई बार इसको माइनस बोलते हैं, ये माइनस नहीं है दोस्तों। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, ये 0, ये 1 2 3 4 5 6। थोड़ा मुझे लगता है आपको विजिबल नहीं होगा तो आपने इसको अपनी समझदारी से लिख लेना है। और ये 6 और यहाँ पे इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3, ये लिखने होते हैं हमें, -4 -5 और यहाँ पर -6। वैसे दोनों तरफ हमारे पास 6 6 बनने चाहिए चारों तरफ। अब देखिए 0 और 6 है तो यहाँ 0 है हमारे पास, ये 6 है तो एक पॉइंट हमारे पास 0 और 6 ये आ जाएगा। उसके बाद 3 और 0 है और सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3 और 0। ठीक है, इसकी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली हमने। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है 0 और -2। अब 0 और -2 के लिए हम क्या करेंगे, और 0 और -2 हमारा कहाँ आ जाएगा, देखिए ये 0 है और -2 हमारा यहाँ आ जाएगा, ये होगा 0 और माइनस, के बाद है 1 और 0 और ये आ जाएगा हमारे पास 1 और, देखिए एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 0। इसकी भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी भी देखिए हमने लाइन ड्रॉ की है और लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ क्रॉसिंग लाइन आई है, यहाँ पर भी हमें 2 नजर आ रहा है और इधर पे भी हमें 2 नजर आ रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 एंड 2। क्या आंसर आ गया, ये 2 एंड 2। ठीक है, तो क्या आंसर मिल गया हमें यहाँ, 2 एंड, ठीक है। तो x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी यहाँ पर हमें 2 मिल जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 एंड 4। xy से ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदु 3 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो। अब कौन समदूरस्थ हो, बिंदु 3 6 -3 और 4 XY से समदूरस्थ हो। मीन्स इसको अगर A माने, इसको B,
तो इसको और इसको सी, तो हमारे पास आना चाहिए ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्या मिलना चाहिए मुझे? ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाना है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए x माइनस थ्री का होल स्क्वेयर, आपको याद रखना है ये, ए टू माइनस ए वन का होल स्क्वेयर प्लस बी टू माइनस बी वन का होल स्क्वेयर सारे का, और यहां पर b माइनस सी, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर रहा हूं, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस थ्री है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y माइनस फोर का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट से अंडर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा, माइनस टू ए बी सी जैसे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स। इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर जैसे, तो बी स्क्वायर प्लस नाइन हो गया, प्लस टू ए बी, वो सिक्स एक्स आ जाएगा। और ये वाई स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिक्सटीन, और ये माइनस एट वाई। देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर यहीं कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, नाइन से नाइन कैंसिल कर दीजिए। अब आपने गलती माइनस सिक्स और प्लस सिक्स को कैंसिल करने की नहीं करनी है, क्योंकि ये डिफरेंट साइन के हैं, सेम प्रजाति के हो जाएंगे। ये माइनस बारह वाई ऐसे ही आ गया, और उधर से हमने एट वाई शिफ्ट इधर कर लिया, और यहां से हमारे पास 16 बचा, और माइनस 36 इधर कैरी कर लिया। पॉइंट्स गिन लो कितने पद आएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, तो चार इधर हो गए, दो उधर, छः हो गए। अब माइनस बारह एक्स, ये मिस्टेक होगी, इसको ठीक कर देते हैं, माइनस चार वाई, इसको हम माइनस फोर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। ये हमारा रिलेशन बन गया, और ये आंसर आ गया, थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, इसी के और में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed that on a particular day the cost of production of each article was three more than twice the number of articles produced on that day. If the total number of cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of article. एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुल कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत के रूप में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दो गुने से तीन अधिक है। ठीक है ना, ऊपर भी लिखा है थ्री मोर द ट्वाइस ऑफ द नंबर। ठीक है ना, यदि उस दिन उत्पादन की कुल लागत 90 रुपए थी तो उत्पादित वस्तुओं की संख्या और वस्तु की लागत ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले वस्तुओं की संख्या मान लेते हैं। माना वस्तुओं की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल हमने x मान लिए, तो वस्तु का लागत मूल्य, एक वस्तु की लागत मूल्य कितना होगा, उन्होंने क्या कहा है, निर्माण किए गए एक विशेष दिन, या देखें प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, अब कितने बर्तन है, बर्तनों की संख्या के दुगने से तीन अधिक, दुगने से तीन अधिक है। ठीक है ना, और कॉस्ट कितनी बन रही, उस दिन उत्पादन की कुल लागत कितनी आ रही, 90 रुपए। तो प्रश्नानुसार हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार एक बर्तन, बर्तन कितने बनाए, x, कीमत कितनी है उसकी, 2x प्लस थ्री, तो टोटल क्या हो जाएगा, x इंटू 2x प्लस थ्री, दैट इज इक्वल टू 90। इसका हम समीकरण बना लेंगे, 90 को मैंने इधर शिफ्ट कर लिया ताकि ये द्विघात समीकरण बन जाए। अब इसको हम हल करेंगे, दो को 90 से गुना करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 180। 180 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर तीन हो। ठीक है ना, कैसे होगा, एक गुना 180, ये बड़ा आसान तरीका होता है, दो गुना 90, जिस जिस टेबल में ये आता है वो हम यहाँ पर लिखते जाते हैं। चार गुना 45, पाँच गुना 30, छः गुना 30, सात पे नहीं जाएगा, और आठ पे नहीं जाएगा, 9 गुना 20, 10 गुना 18,
ठीक है, 11 पे नहीं जाएगा, और 12 × 15 ये आ गया, 12 और 15 हमें यहाँ मिल जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 15x माइनस 12x। आपने क्या ध्यान रखना, 3x प्लस का है तो 15 और 12 में बड़ी संख्या प्लस की लेनी है। यहाँ पर 2 में ये आ गया जोड़ा, और ये अगला जोड़ा आ गया। पहले में x कॉमन निकालना तो आएगा 2x जमा 15 माइनस एज इट इज, और ये 2x जमा 15 ऐसे का ऐसा आना चाहिए। अब 15 छिक्के 90 होते तो इसका मतलब बाहर 6 आ जाएगा। तो x माइनस 6 और दूसरा आ गया 2x प्लस 15 बराबर 0। तो x माइनस 6 को 0 के बराबर रखेंगे तो x किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास 6 के बराबर आ जाएगा। और दूसरे को फिर हम 0 के बराबर रख लेंगे, वहां पर हमारे पास 2x प्लस 15 बराबर 0 और 2x बराबर माइनस 15, x बराबर आ जाएगा -15/2। ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 6 रुपये। 6 वस्तुएं। ठीक है, कितनी वस्तुएं बनी, 6 और +3, तो 2 × 6 + 3 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है ना, लागत कितनी आ जाएगी, 15, और वस्तुएं कितनी बनी है, 6, तो 15 छिक्के 90। ये हमारा प्रूव कीजिए 1 + सेकेंड थीटा अपॉन सेकेंड थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। 1 + सेकेंड थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, और जब कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा। यहां पर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइज करने के लिए, प्लस करने के लिए सॉरी, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा और अपॉन में 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा +1 अपॉन 1। दोस्तों अब हम इसको 1 + कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखिए 2 + 3 = 5 एंड 3 + 2 भी 5 होते हैं। इसको हम हर का परिमेयकरण करने की तरह करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे हमारे पास सर्वसमीका लगेगी, और ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा, नीचे वाला 1 माइनस कॉस थीटा। यही हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, a chord of circle of radius 10 centimeter subtended a right angle, ये ध्यान रखना, right angle at the center, find the area of corresponding minor segment and major segment। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का जो है हमने यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए माइनर सेगमेंट के लिए पहले तो हम यहाँ आर लिख लेते हैं, कितना है हमारे पास, आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और के बाद हमारे पास एंगल जो है राइट एंगल 90 डिग्री बताया हुआ है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आर हमारे पास यहाँ 10 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। हमने सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। बस हमें केवल वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, ज़्यादा इसमें लंबा काम नहीं होता क्वेश्चन में। 90/360, और ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि पाई की वैल्यू हमारे 3.14 दी हुई है, आर हमारे पास 10 है, 10 × 10 माइनस 1/2 10 × 10, और ये साइन 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ कैलकुलेशन है, ज़्यादा हमारे पास कोई काम नहीं है इसके अंदर। अब देखिए 90 से ये कट के 4 आ जाएगा, इससे काटा 2 आया, ये आ जाएगा 5, और इससे काटा 2 आया, जाएगा 5, 5 5 25, 25 चौका 100, बच के 10, 25 कम 25 और 10, 35 का 5, हंसी लगे 3, और 25 तिया 75 और 3 78, माइनस इस 2 से इसको काट दिया, 5 आ गया, और साइन 90 जो है 1 के बराबर होता है, तो यह आ जाएगा 78.5 माइनस 50, और यह आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे, संगत दीर्घ
त्रिज्या खंड का, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल था, अब त्रिज्या खंड का निकालना है। संगत लघु, सॉरी, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्र, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब आप इसको ऐसे समझिए, देखिए मान लो हमारे पास ये त्रिज्या खंड है, मतलब 28.5। अब जो ये वाला पोर्शन है, जो दीर्घ त्रिज्या खंड है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये रिमेनिंग एंगल कितना रह जाएगा? 270, यानी कि 360 माइनस थीटा अपॉन में 360, ये छोटा हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन, और पाई आर स्क्वायर एज इट इज। 360 माइनस 90 अपॉन 360 इंटू ये 3.14 गुना 10 गुना 10, और ये आ जाएगा 270 बटा 360 गुना 314 बटे 100 गुना 10 गुना 10। 10 की जीरो इससे काटी, इस 10 की इससे काटी, इससे इसको कट कर दिया, ये 9 के पहाड़े में गया और ये 9 के पहाड़े में यहाँ चला गया। ये आ गया मेरे पास 157, ये काट के आ गया 2। कितना आ जाएगा? इसको गुणा कर लेते हैं। 7 या 21 का 1 हंसी लगा 2, 45 और 2 47 बटा 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, बच गया 1, और के बाद आज बच गया 1 और 2 पंजे 10, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पर देखिए आंसर आ जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा फाइंड आउट करनी है। हमारे पास कॉट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। कॉट किसके बराबर होता है? आपको क्या ध्यान रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि अगर हिंदी में कहो तो लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम लाया। कोटेंजेंट क्या है? आधार बटा लंब, यानी कि आधार है और ये लंब है। और हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? देखिए आधार 7 है, लंब हमारे पास 8 है। हम सबसे पहले करण निकाल लेंगे तो क्या आएगा? 8 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर, 8 7 8 8 64, और ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा हमारे पास 13 113, यानी कि ये हमारे पास रूट 113 आ जाएगा। हमने साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? लंब बटा करण। लंब कितना है हमारे पास? 8 और करण है 113। और कॉस थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? आधार बटा करण, आधार है 7 और करण है 113। बस ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। देखिए 1 प्लस 8 बटा 113 और 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 113, और अपॉन में 1 प्लस 7 अपॉन 113 अंडर रूट में, और ये हमारे पास 1 अपॉन 113 अंडर रूट में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 1 ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 8 बटा 113 का स्क्वायर, और नीचे 7 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, वैसे लिख देता हूँ, चलो ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे इसके बाद? एक का स्क्वायर तो एक एज इट इज ले लेंगे, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, अंडर रूट 113 का स्क्वायर हमारे पास 113 आ जाएगा, यानी कि ये 64 बटे 113, और 1 माइनस 7 का कितना आ जाएगा? 49 बटे 113। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको आना चाहिए, बटरफ्लाई मेथड में भी हमने करवाया था, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वो मेथड ही मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप ध्यान कर लें, यहाँ पर मैथ और साइंस की पूरी बुक सॉल्व की हुई है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज भी वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। 9th का भी यहाँ पर बहुत सा मटेरियल जो है वो सॉल्व किया हुआ है, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। वैदिक गणित के भी बहुत सारे बीच में टॉपिक हमने लगाए हुए हैं। आप इसको घटाएंगे, देखिए 13 में से 4 गए 9, ये हमारे पास 49 बटा 113 आ जाएगा, और यहाँ 13 में से 9 गए, उसके बाद फिर हमारे पास 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 64 बटे 113। 113 से 113 कट गया, और 49 बटा 64 हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कहा फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 2700 और गुणनफल 12700। तो हम पहली संख्या x मान लेते हैं,
माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जोड़ 27 है। तो प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, इन्होंने क्या बोला हमें कि दोनों का गुणनफल यानी कि 27 माइनस एक्स और x का गुणनफल कितना होना चाहिए 180। हम यहाँ इसका द्विघात समीकरण बना लेंगे। मैंने 182 साथ साथ इधर शिफ्ट कर लिया और 182 प्लस का था इधर आके माइनस हो जाएगा, और इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया। इतना सा काम मैंने यहाँ इसका किया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए x को हम यहाँ पे माइनस निकाल देंगे कॉमन। माइनस कॉमन निकालने से मेरे पास एक्स स्क्वेयर जो है वो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने 182 के ऐसे फैक्टर बनाने जिनका जोड़ 27 हो। ठीक है ना, 1 गुना 182, 2 से गुना करेंगे 91, 3 से गुना भाग नहीं होगा ये, तो 4 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होएगा, 6 से भी नहीं होएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब ये 3 से नहीं होता तो 6 से भी नहीं होएगा, 7 से भी नहीं, 7 से हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 6 42, और 8 पे नहीं जाएगा, 9 पे नहीं जाएगा, 10 पे नहीं जाएगा, 11 पे नहीं जाएगा, 12 पे नहीं जाएगा, 13 पे चला जाएगा, और ये 13 और 14, ये हमारे पास यहाँ 13 और 14 आ गए। जब हमने प्लस करके लेना होता है तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो दोनों माइनस के होने चाहिए, और अगर यहाँ प्लस का साइन हो तो दोनों प्लस के होने चाहिए। x कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 14, और यहाँ पर भी हमारे पास x माइनस 14 ही बचना चाहिए। अब x माइनस 14 कब बचेगा, जब मैं माइनस 13 बाहर निकाल दूंगा, तो x माइनस 13 और x माइनस 14 इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, और x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14। देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आ गई 13, और सेकंड टर्म कैसे निकालनी है आपने 27 माइनस 13 14। ठीक है, ये वाला आंसर नहीं लेना, ये 27 माइनस 13 वाला आंसर लेना, अन्यथा हमें गलती हो सकती है अगर संख्याएं कुछ और हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance of 5 centimeter from the center of its circle is 4 centimeter. Find the radius of circle. एक बिंदु से जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला इन्होंने, देखिए कि वृत्त की त्रिज्या हमने ज्ञात करनी है और स्पर्श रेखा की लंबाई दी हुई है, केंद्र से दूरी भी दी हुई है। ठीक है ना, और ये आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास यहाँ। ठीक, इसको O मान लेते हैं, इसको A और इसको B। हमने फाइंड आउट क्या करना है, OB। क्या फाइंड आउट करना है, OB। ये आपको थ्योरम याद होगी, वृत्त के केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा को, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये 90 डिग्री का हो गया, तो OA हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, वृत्त की केंद्र से दूरी 5 है। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OA कितना है 5 का स्क्वायर, OB हमने फाइंड आउट करना है, और AB हमारे पास 4 है। क्या आ जाएगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और OB कितना आ जाएगा 25 माइनस 16 का वर्गमूल, यानी कि 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर हमारे यहाँ वृत्त की त्रिज्या दोस्तों हमारे पास यहाँ C सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब ये सेक्शन डी में हमारे पास 5 क्वेश्चन होंगे, 5-5 नंबर के, और यहाँ 33वां क्वेश्चन है, प्रूव दैट अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल दैट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टेंस पॉइंट, देन द लाइन डिवाइडेड दोज टू साइड्स इन द सेम रेशियो। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। कौन सी थ्योरम है ये, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है यहाँ पे, यानी कि गिवन क्या है, हमें गिवन है जो ये आपका ट्रायंगल बना, मैं दोबारा बनाऊंगा ट्रायंगल, ये डी इज पैरेलल टू बी सी। क्या गिवन है हमें,
डी ई इज पैरेलल टू बी सी। और हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या है हमारे पास, सिद्ध करना है जो यहाँ पे ट्रायंगल के जो शेष भुजाएं हैं ये सेम अनुपात में विभाजित हो रही है, यानी कि AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बच्चों मैं ट्रायंगल यहाँ पे देखिए दोबारा आपको एक बार बना के दिखाता हूँ, बार बार हमें स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ये हमारे पास यहाँ पे एक लाइन डी है जो इसके पैरेलल है। हम बच्चों अपने कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पे एक हमने डी को BE को मिलाया और यहाँ से हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने यहाँ पे DM और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने यहाँ से EN। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पे प्रूफ में क्या आएगा, जो हमने सिद्ध करना है, इसे हम प्रमाण बोलते हैं हिंदी में बच्चों। अब प्रूफ क्या करना है, अब ये जो हमने प्रूफ में हम देखेंगे दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे। सबसे पहले में हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए 1/2 इंटू बेस कितना है इसमें, DN, ठीक है, सॉरी AD, और हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ हमारे पास, ये EN कितनी हो जाएगी, ये EN। इसको अगर आप ऐसे दोबारा यहाँ पे ट्रायंगल में समझना चाहो तो ऐसे देखिए, यहाँ पे ये A है, ये D है, ये E है, और यहाँ से हमने एक ये परपेंडिकुलर ड्रा किया था। तो हम इस प्रकार इस ट्रायंगल में से ये एरिया निकाल लेंगे। और सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED 1/2 इंटू BD इंटू, अब BD, अब देखिए BD जो है बच्चों वो ट्रायंगल BED का एक पार्ट है, और BED क्या है, एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, और अधिक कोण त्रिभुजों में लंब हमेशा त्रिभुज के बाहर होता है। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जो ये ट्रायंगल है इसमें जो लंब है वो कहाँ जाएगा, EN, वो उससे बाहर जाएगा। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना। मैं आपको वही ट्रायंगल एक बार दोबारा बना के बताता हूँ ताकि आपको एकदम पता लग जाए। ये इस प्रकार की शेप हमारे पास यहाँ ट्रायंगल की है बच्चों, ये D है, ये E है, और ये हमारे पास B है, और यहाँ से हमने ये लंब ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अभी आपको पता है अधिक कोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर बाहर जाएगा। तो आपको ये समझाने के लिए मैंने यहाँ साथ साथ बनाए हैं, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पता लग गया कि हमने एरिया किस प्रकार निकाला है इसका, और कैसे हमने इसको करना है ये हमें पता लग गया है बच्चों। अब देखिए हम यहाँ पे तीसरी जो बात करेंगे वो किस ट्रायंगल की करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। DCE वो क्या होगा, हाफ ऑफ EC इंटू, अब दूसरा लंब यहाँ देखिए क्या आएगा हमारे पास, DM, क्या आ जाएगा ये, DM। ADE में क्या हमारे पास, DEC में क्या आ जाएगा हमारे पास, EC इंटू DM, क्योंकि यहाँ पे DM हमारे पास लंब आ जाएगा, ये भी अधिक कोण त्रिभुज है, इसमें लंब बाहर जाएगा। अगर हम इसी ट्रायंगल में ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये दोबारा निकालेंगे तो एक हमने क्या निकालना, AD हाफ ऑफ, अब अगर इधर से निकालना चाहें देखिए ये ट्रायंगल ADE, अब इसका एरिया हम इसके थ्रू निकालते हैं, AE के थ्रू, AE को बेस मान के। अगर AE बेस हो जाएगा तो हम दूसरे में क्या लेंगे, यहाँ पे जब हमारे पास AE बेस आ जाएगा तो हम दूसरे में यहाँ लेंगे ये वाला लंब DM। ठीक है,
अब देखिए हमने यहाँ 4 ट्रायंगल्स लिए हैं, 2 ऊपर वाली ट्रायंगल्स जो ADE है उसको हमने दोनों को अलग अलग बेस के अकॉर्डिंग उसके एरियाज निकाले हैं। अब बच्चों आपने क्या ध्यान रखना, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि ये दो समानांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ समझाते हैं, देखो हम आपको, अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में कोई से भी जो ट्रायंगल बनेंगे, देखिए सेम बेस है ये और 2 पैरेलल लाइंस हैं, और इसी तरह से अगर ये वाला एक ट्रायंगल बना लिया जाए तो ये दोनों के ट्रायंगल्स के एरिया सेम होंगे। किस किस के, देखिए ABCD, तो ABC का एरिया किस ट्रायंगल के इक्वल होगा, ABD के। क्यों? क्योंकि सेम बेस है और लाइंस पैरेलल हैं। तो क्या ध्यान रखना है आपने, बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस द एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस आर इक्वल। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी यही है हमारे पास। ये बेस क्या है हमारे पास, BE, सॉरी DE, और ट्रायंगल्स कौन सी बन गई, BDE और DEC। ये 2 ट्रायंगल्स बन गई, इनके दोनों के एरियाज बराबर आएंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। इन दोनों के एरियाज बराबर होंगे बिकॉज ऑन सेम बेस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस, एक ही आधार पे बने हुए एक ही आधार पे बने 2 समानांतर भुजाओं के बीच के जो त्रिभुज होते हैं उनके एरियाज बराबर होते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED। अब इसका एरिया क्या निकाला था हमने, 1/2 इंटू AD इंटू EN था शायद, है ना, EN, हाँ, और उसका क्या होगा 1/2 इंटू, इसका क्या आ जाएगा 1/2 इंटू BE इंटू EN। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और नेक्स्ट में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो दूसरी तरफ से हमने ट्रायंगल DEC, ठीक है, DEC। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू दूसरी साइड से जो हमने एरिया निकाला था, देखिए ये वाला इस साइड से निकालेंगे AE इंटू DM, ठीक है ना, AE इंटू DM, और नीचे वाले में क्या आ जाएगा 1/2 इंटू CE इंटू DM। देखिए DM से DM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल तो सेम है, दोनों के एरिया सेम होंगे, और इन दोनों ट्रायंगल्स के हमने ऊपर आपको एरियाज सेम बताए हैं बिकॉज ये एक ही आधार पे बने हुए 2 समानांतर त्रिभुजों के बीच के ट्रायंगल्स हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, AD अपॉन BE इज इक्वल टू AE अपॉन CE, या EC, एक ही बात है वो तो यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। यहाँ पे आ क्या, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 34वां क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रोक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट्स ऑफ बैंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री touches the ground making an angle of 30 degree with it the distance between the foot of the tree to the point whose top of tree touches the ground is 8 centimeter. Find the height of tree. आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
अब हम सबसे पहले एक यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और इसको ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, अब ये माना जाता है कि पॉइंट ए जो है वो पेड़ का टॉप हैगा जो टूटने के कारण नीचे गिर गया, ठीक है, और ये एंगल 30 का बना रहा। इसका ये पेड़ की बी जो पॉइंट है वो जड़ है, और ये 8 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में हमें सबसे पहले क्या निकालना है। देखिए, ये हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से देख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम लाया। आधार हमें दिया हुआ है, एक हमने लंब निकालना है। देखिए, ठीक है, आधार दिया हुआ है, हमें लंब निकालना है, तो हम यहाँ टेंजेंट का यूज करेंगे। तो टेंजेंट 30 हमारे पास कितना आ जाएगा, लंब बटा आधार। लंब कितना है हमारे पास, BC, और आधार है AB। टेंजेंट 30 की वैल्यू आपको ध्यान होगी 1/√3 होती है, टेबल में भी हमने बताया था। BC हमने फाइंड आउट करना है, ये 8 आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC हमारे पास कितना आ जाएगा, 8/√3 मीटर। इसको एज इट इज यहीं पे हम छोड़ देते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड में हमने करंट निकालना है, आधार दिया हुआ है, तो हम यहाँ कॉस का प्रयोग कर लेंगे। कॉस 30 किसके बराबर आ जाएगा, आधार बटा करण। आधार हमारे पास AB है और करण हमारे पास AC है, ठीक है। कॉस 30 किसके बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है, √3/2, और AB हमें 8 सेंटीमीटर दिया है, AC हमने फाइंड आउट करना है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC हमारे पास इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू, इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16/√3, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब पेड़ क्या है हमारे पास, BC और AC का जोड़, ठीक है ना, AC प्लस BC, ये कितना आ जाएगा, 8/√3, 16/√3 जमा 8/√3, क्योंकि आधार बराबर है तो ये 24/√3 आ जाएगा। अब इसको हल कैसे करते हैं, देखिए, 3 गुना 8 अपॉन √3, √3 से 3 को काटेंगे तो √3 आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा 8/3। पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 8/3 मीटर। अब नेक्स्ट देखिए, अ टैक्सी चार्जेस, ये अथवा में है क्वेश्चन इसी के, अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 रुपये है, और फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक भाड़े की टैक्सी में नियत किराए से अतिरिक्त कुछ दूरी पर एक भाड़ा सम्मिलित है, और 10 किलोमीटर का किराया कितना देना पड़ता है उसको, 105 रुपये, और 15 किलोमीटर का किराया देना पड़ता है 155 रुपये। हमने नियत किराया और प्रति किलोमीटर का किराया निकाल लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, माना नियत किराया, कांस्टेंट जो किराया है वो x रुपये मान लेते हैं, और प्रति किलोमीटर का किराया वो मान लेते हैं y। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चलेगा तो आपने क्या ध्यान रखना, x प्लस 10y, एक कांस्टेंट तो लेना ही है उसने, और 10y का जो 10 किलोमीटर है उसका पर किलोमीटर चार्ज करना है, तो ₹105 उसको पे करने पड़ेंगे। और अगर वो 15 किलोमीटर जाता है यानी कि x प्लस 15y, तो रुपीज उसको 155 पे करने पड़ते हैं। इसको हमने साइन चेंज कर लेना है, साइन चेंज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और हमारे पास आ जाएगा -5 इज इक्वल टू -50, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना है, 50/5 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, देखिए, और ये आ जाएगा 105, x प्लस 100 बराबर 105, और x बराबर आ जाएगा 105 माइनस 100, x आ जाएगा हमारे पास 5 रुपये। 5 रुपये तो फिक्स किराया हो गया, और 10 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास उन्होंने पूछा 25 किलोमीटर का किराया कितना पड़ेगा,
25 किलोमीटर का किराया। x प्लस 25y, x कितना है 5 और गुणा 10 कितना आ जाएगा 255 रुपये। ठीक है। अगला देखिए, राधा हैज ए डॉल इन ए शेप ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर of same radius. Total height is 50.5 centimeter. Radha wants to color her doll. Find the total area of the doll to be colored. 3.5 सेंटीमीटर के शंक्वाकार गुड़िया है जो उसी त्रिज्या वाले गोले पर अध्यारोपित है। ठीक है ना। अर्धगोला है, इस प्रकार की एक हमारे पास आकृति बनेगी। सबसे पहले आकृति बनानी आनी चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन कर पाएंगे। इसकी टोटल की ऊंचाई दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है ये आपने ध्यान करना है, क्योंकि इसकी त्रिज्या हमारे पास, इसकी ऊंचाई हमारे पास त्रिज्या 3.5 है, तो गोले में त्रिज्या और ऊंचाई सेम होती है, तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे, ये 12 सेंटीमीटर रह जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आर लिख लेते हैं। 3.5 सेंटीमीटर आर किसका है ये ध्यान करना, अर्धगोले का आर भी यही है और शंकु का आर भी यही है। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या वो भी 3.5 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी वो हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली है, 12 सेंटीमीटर। वो हमने यहाँ पर आकृति में से यूज कर लेनी है। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए यहां पर L भी चाहिएगा। L फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला होता है, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। आर हमारे पास है 3.5 का स्क्वेयर और H है हमारे पास 12। अब 3.5 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं होती, हमने आपको वैदिक गणित के फार्मूले में भी सिखाया हुआ है। जिसके अंत में 5 हो तो उसको कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और इसमें 1 बढ़ा दो 4 थी ये 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.25 प्लस 12 का होता है 144 और इसको जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा ये 156.25 और ये बन जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो शंकु है और एक है हमारे पास अर्धगोला, वो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने पाई आर कॉमन निकाल लेना, अंदर रह गया एल और आर। पाई है 22/7, आर है 3.5, एल है हमारे पास 12.5 और ये है हमारे पास 3.5। इससे इसको हमने कट कर दिया, 0.5 आ जाएगा, 22 पंजा 110 यानी कि 11.0 आ जाएगा। ये 12.5 प्लस 7 यानी कि 11 और ये आ जाएगा 19.5। 11 पंजे 55 का 5 और हंसी लगा 5, 11 9 99 और 5 104 बच गया 10, 11 कम 11 और 10 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। इसके अथवा का क्वेश्चन है, वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कोन mounted on a cylinder as shown in the figure। फिगर नीचे दी हुई है। height of entire rocket is 26 centimeter while the height of conical part is 6 centimeter। the base of the conical portion has diameter 5 centimeter which while the base diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter। if conical part portion is to be painted orange and cylindrical portion yellow, find the area of rocket painted with each of these colors। ठीक है, अब लकड़ी का जो खिलौना है रॉकेट के रूप में है, ऊपर शंकु नजर आ रहा है आपको, नीचे बेलन हैगा इसमें और संपूर्ण की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर आपको यहाँ नजर आ रही होगी। फिगर भाग जो है 6 सेंटीमीटर लंबा है, ये 6 सेंटीमीटर का है और व्यास इसका 3 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग को नारंगी रंग से और बेलनाकार भाग को पीले रंग से रंग किया जाना है। प्रत्येक रंग द्वारा रंगे जाने वाले रॉकेट के भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये वाला भाग है इसका बाहर वाला, यहाँ पे देखिए लिखा भी है इन्होंने 6 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास जो है वो
5 सेंटीमीटर है और बेलनाकार की व्यास जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें बड़ा यहाँ जो लिखा हुआ है शंक्वाकार भाग का व्यास 5 सेंटीमीटर, यानी कि शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, इसको मैं बड़े आर से शो कर रहा हूँ 5/2 सेंटीमीटर, और बेलनाकार भाग की त्रिज्या तो छोटे आर से शो कर रहा हूँ 3/2 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है वो छोटे एच से शो कर रहा हूँ 6 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई कितनी है 26 - 6 20 सेंटीमीटर। ठीक, सबसे पहले एल निकाल लेता हूँ, क्या होगा आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर कितना है मेरे पास शंकु का 5/2, 5/2 का स्क्वायर, और एच है मेरे पास 6 का स्क्वायर। 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4, और 6 का कितना आ गया 36। 36 को 4 से गुणा करा 144, 144 में 29 जोड़ेंगे 169/4, यानी क्या आ जाएगा मेरे पास ये 13/2 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गया एल, क्या आ गया मेरे पास ये एल। अब हमने करना क्या है, शंक का वह भाग, यानी कि कौन सा भाग, क्या कौन सा भाग पर कलर करना हमने शंकु के, नारंगी, ठीक है ना। शंकु का वह भाग पाई आर एल प्लस, तो ये सर्कल बचा है, ये सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पाई इसमें से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर रह जाएगा एल प्लस बड़ा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आर एल रहेगा। ये आ जाएगा 22/7। आर कितना है शंकु का मेरे पास 5/2, ठीक है। एल कितना आ गया 13/2, बड़ा ब्रैकेट डाल देता हूँ, प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसको भी मुझे हल करना पड़ेगा। 22/7 और 13×5 65/4 जमा 25/4 माइनस 9/4। 22/7 65/4 जमा 16/4, हल करने के लिए 22/7, और इसको जब हल करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास ये 81/4, ठीक है। अब इसमें से जो कटते हैं वो काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा 11 एकम 11, 11 × 8 = 88, और 1 80/14, और 14×7 = 98, 14×6 = 84, बच के 5 = 51, 14×4 = 42, बच के 9 = 90, और 14×4 = 56, 14×5 = 70, 14×6 = 84। ये हमारे पास यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट एरिया है 63.6 सेंटीमीटर। बस ऐसे ले लेते हैं, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, एक तो 2πRh बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और जो उसके नीचे का सर्कल होगा πr स्क्वायर, ठीक है। इसमें से हमने πr कॉमन निकाल लेना है, अंदर रह जाएगा 2h प्लस r। अब ये r आपने ध्यान रखना, ये बेलन का r है, ये छोटा है, बेलन की ऊंचाई हमारे पास 20 है, r जो है वो 3/, ठीक है। कितना आ जाएगा 22×3 = 66/14 गुना, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40 जमा 3/2, हल कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा 33/7, और ये आ जाएगा 33/7 गुना 30, 40 दूनी 80, और ये आ जाएगा 83 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। देखिए वैदिक गणित से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक ही लाइन में 3×3 = 9, 8×3 = 24, 24 और 9 33 का 3 चलेगा 3, 8×3 = 24 और 3 27। दोस्तों आपने भी अगर सीखना है तो यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में वैदिक गणित का एक अलग फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। आप देखिए भाग कर लीजिए, 14 एकम 14 बच गए 13, 133, और 14×9 = 126, बच गए 7 = 79, और
14 पंजे 70, बच गए 9 90, और 14 पंजे 70, 14 छिक 84, लगभग हमारे पास 195 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारे पास ये दो आंसर आ गए, एक हमारे पास 63.6 सेंटीमीटर और दूसरा 195.6 सेंटीमीटर लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice old as Sonu. ठीक है, कितना है ये, ट्वाइस हैगा है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। माना नूरी की आयु, माना की आयु x वर्ष, ठीक है, और सोनू की आयु जो है वो y वर्ष मान लेते हैं। ठीक, अब उन्होंने क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि x-5 और ये y-5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। ये 3 गुना थी, तो इसको भी मैं 3 गुना कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब थोड़े दिन बाद स्थिति तो वही रहेगी, अगर जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। 10 वर्ष बाद ये x+10 हो जाएगा और ये y+10 हो जाएगा। फर्क कितने का है, दुगने का। आपने क्या ध्यान रखना, अगर यहाँ y वाली टर्म को मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे भी y वाली टर्म को ही मल्टीप्लाई करना है। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी, और उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो आपको कैलकुलेशन मुझे लगता है आती होगी करनी, सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप, और वैसे भी आप। ठीक है, अब इसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं, इन चेंज किए, ये आ जाएगा -y = -20 और y = 20, यानी कि सोनू जो है वो 20 साल का है, और यहाँ पर हम y की वैल्यू 20 पुट कर देते हैं। इन क्वेश्चनों में हमें आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम यहीं से निकाल सकते हैं इसको। मैंने कहा 5 वर्ष पूर्व ये 15 साल का होगा और 5 वर्ष पूर्व 45 का हो गया 5 तिया 15 तिया 45, यानी कि पहली सिचुएशन हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। तो इसका मतलब हमारे पास ये आंसर एकदम सही आए हैं। ठीक है, इस देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन ऑफ 225, ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, दो 225 जो उपकरण दिए हुए हैं उनके लाइफ टाइम इन्होंने बताए हुए हैं। हमने क्या निकालना, बहुलक निकालना है, और बहुलक का फार्मूला क्या होता है मुझे लगता है आप सबको आता होगा। सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं वो कितनी है, 61, तो उसको हम F1 लेते हैं, ये F0 है और ये F2 है। ठीक है, और देखिए F0 मैं लिख लेता हूँ यहाँ 52, और F1 मेरे पास है 61 और F2 है 38, और हाइट ऑफ क्लास इंटरवल कितनी है, 20। ठीक है, और L कितना आ जाएगा ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर इसको लेना है 60। ठीक हो गया, अब ये मेरे पास फॉर्मूला हमने पुट करना है, क्या आ जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 इंटू F2 इंटू H। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। बहुलक का, अब L कितना है मेरे पास 60 प्लस F1 कितना आ जाएगा 61 माइनस F0 दैट इज 52, और H मेरे पास 20 है ही है इंटू करके, और 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38, 60 एज इट इज, ये गया बच गया 9, 9 गुना 20, 20 को मैंने अंदर कर लिया यहाँ पर, ये आ जाएगा 122 माइनस 0 और ये 90, 60 प्लस 180/32, और इसको 4 से काटेंगे 8 आ जाएगा, 4 से काटेंगे ये 45 आ जाएगा। तो भाग कर लेते हैं, 8 पंजे 40, बच गए 50, और 8 7 56, 8 6 48, 6 भी ले सकते हैं, 48 बच गया 2, ये 2 18,
ये आ जाएगा मेरे पास 65.62 आवर्स, यहाँ पर हमारे पास इनका लाइफ टाइम आ जाएगा। ये प्रश्न पत्र यहाँ समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आप इससे पूरा लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।